साहब जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया याद करने के लिए। आपको पता है कि सिग्नल बड़ी प्रॉब्लम है। हमने इसकी शिकायतें बहुत की थी बीएसएनएल इसके क्या एयरटेल वालों से भी और जियो वालों से भी। हमने एप्लीकेशन भी लिख के दिया था इनको। ये ठीक नहीं हो रहा आज भी। इसका यहाँ पे 3G चल रहा है, 4G के बजाय 3G आज भी चल रहा है यहाँ पर। जबकि इन्होंने 5G देना था, क्योंकि हम जो पैसा हम भरते हैं वो 5G का भरते हैं यहाँ पर बिल। तो आप देख रहे हैं नेटवर्क बड़ी प्रॉब्लम। सर जो इस पे आज थोड़ा हम बातचीत करेंगे जनाब फैयाज साहब। जो पहले ये जो रोजगार निकला था जिसपे आज नया कानून लागू हुआ, पहले ये नरेगा निकला था, उसके बाद इसका नाम रखा था 2009 में मनरेगा, महात्मा जी गांधी योजना। 100 दिन का इस पर गारंटी थी। कानून लागू हुआ था इस पे कि भाई मजदूर को 100 दिन मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पर डोडा में लागू हुआ था ये 5 फरवरी 22 फरवरी को शायद 2005 में। 2005 से 2012-13 तक थोड़ा बहुत आवाम का गुजारा चलता था इसमें मजदूरों का। लेकिन पहले रेट भी कम था, लेकिन धीरे धीरे उनका गुजारा चलता था। लेकिन 2012 या 13 से इसको बहुत लोगों को कम पहुंचा है। कामें भी कम हुई थी। 40, 50 या 30 या 20 या 25 दिन के ऊपर से इसमें ज्यादा हमने देखा भी नहीं कहीं। अब इन्होंने यहाँ पे एक कानून निकाला इसका नया, जो है VBG, राम जी, जो इन्होंने एक नया नाम रखा है। सर नाम से रोजगार मिलेगा कि रोजगार देने से मिलेगा? देखिए, मनरेगा जो है अब इसका नाम चेंज किया गया, लेकिन मनरेगा जो है समाज के नीचे तबके के लोग जो हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, जी मनरेगा से उनको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिलती थी जी कि 100 दिन का रोजगार हर जॉब कार्ड होल्डर को, हर फैमिली हाउस होल्डर को मिलेगा। लेकिन जो इनने नाम चेंज किया, चलो किया तो कोई बात नहीं, करें नाम चेंज, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम ये सोचते थे कि सरकार इसमें कोई गाइडलाइंस जो इसकी हैं वो जमीनी सतह पे जो है वो हमारे गरीब लोगों के खिलाफ है। हम सोचते थे ये जो सरकार है, ये जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये गाइडलाइंस में थोड़ा अमेंडमेंट करें। हम चाहते हैं कि जो हमारे लोगों को मटेरियल नहीं मिलता है, मतलब जब भी हमारा कोई गरीब काम करता है, जी हम चाहते थे उसको मटेरियल मिले। क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई थी ये बहुत अच्छा मनरेगा था, रूरल इकोनॉमी को ये ग्रो करता है। और जब भी कहीं नेचुरल डिजास्टर होता है, उस नेचुरल डिजास्टर में मनरेगा ही एक ऐसा जरिया था जिससे हमारे गरीब लोग डेवलप हो जाते थे। लेकिन आप देखिए कि अगर किसी के घर के बाहर दीवार गिरती थी, जैसे हमारे गांव में रशीद काक के घर के बाहर दीवार गिरी, तो मनरेगा ही एक ऐसा हेड था जिस हेड से उसके घर के बाहर दीवार लग गई। उसके बाद कोई भी हो, या मोहनलाल है या सतीश है, मनरेगा से ही उनको दीवारें लगती थी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने अब ये कहा कि इसमें 60% पैसा जो है वो भारत सरकार देगी, उसके बाद 40% पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। आप देखिए जी कि जी 2019 से स्टेट शेयर जो है, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, जी बिल्कुल अभी बिल्कुल। नहीं मिला है। जी हमारे गरीब लोगों का अभी भी स्किल्ड का पैसा पेंडिंग है, मटेरियल का पैसा पेंडिंग है, जो अभी भारत सरकार ने नहीं दिया। जी इसलिए ये जो मनरेगा था, इससे हमारे गरीब लोग काफी हद तक डेवलप होते थे। लेकिन जो सरकार ने इसमें नाम चेंज किया, नाम चेंज किया, चलो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, वो भी गलत किया उनने नाम चेंज करके। लेकिन अगर इसमें गाइडलाइंस में थोड़ा इन्होंने अमेंडमेंट की होती कि जो हमारे गरीब लोगों को मटेरियल नहीं मिल रहा है, अगर उन्होंने गाइडलाइंस में थोड़ा इसमें अमेंडमेंट की होती, हमारे गरीब लोगों को मटेरियल भी मिलता, तो कहीं ना कहीं हम ये मानते कि ये सरकार जो थी ये गरीब लोगों के बारे में सोच रही है। आप देखिए कि जब भारत सरकार जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, आप देखिए कि सबसे पहले महंगाई बढ़ी, महंगाई के बाद इन्होंने रोजगार यहां से खत्म हो गया, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ गई।
हमारे जम्मू कश्मीर में और हमारे चिनाब रीजन में और हमारे डोडा जिले में। उसके जी। बाद अब ये मनरेगा ही एक ऐसा जरिया था जिससे हमारे गरीब लोग डेवलप होते थे, जिससे हमारे गरीब लोगों के पास, मतलब आप देखें कि कोविड हुआ, जब कोविड हुआ देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब कल से पूरा हिंदुस्तान जो है वो बंद हो जाएगा। तो डीपीटी के जरिए ही, मनरेगा के जरिए ही जिन लोगों को उस टाइम फाकाकशी के शिकार होते और मनरेगा से ही उनको डायरेक्ट अकाउंट में पैसे पड़े जो भारत सरकार ने उस टाइम दिए। इसलिए मनरेगा के ऊपर जनाब अस्सलाम जो वालेकुम। मनरेगा को खत्म जी, करने की अस्सलाम साजिश वालेकुम, जो भारत वालेकुम सरकार सलाम। कर रही है, ये इससे आपका साफ बहुत जाहिर शुक्रिया होता है जानने के लिए। ये आपको हमारे पता है कि गरीब सिग्नल लोगों बड़ी के प्रॉब्लम है, साथ, हमने इसकी ये हमारे शिकायतें बहुत की मजलूम थी। लोगों के साथ बीएसएनएल इंसाफ इसके नहीं कर रहा है। एयरटेल वालों से भी क्योंकि और आप जियो देखिए जो वालों से हम भी हमने देख एप्लीकेशन भी रहे लिख हैं, के दिया मतलब तुमको। मैं ये ठीक 15 नहीं हो साल रहा से है, काम जिससे कर यहाँ रहा पे हूं 3G और चल रहा है, 4G के मनरेगा बजाय को 3G आज भी चल रहा है मैं यहाँ पर। डीपली में स्टडी जबकि कर इन्होंने चुका हूं 5G इसको कि मनरेगा कैसे देना इसको था, चलाना क्योंकि है, हम जो पैसा हम भरते हैं वो इसको 5G ग्राउंड भरते हैं लेवल यहाँ पे पर। कैसे ऐसे ये जो इम्प्लीमेंट करना रोजगार है। निकला था और लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उसकी गाइडलाइंस ही गलत है। नरेगा निकला था, जो गाइडलाइंस है वो हमारे गरीब लोगों के खिलाफ है। महात्मा गांधी योजना। इसलिए भारत 100 सरकार ने दिन का अगर इस पर नाम गारंटी चेंज थी। किया, कानून अगर नाम लागू चेंज होने करने से के मजदूर को अलावा 100 दिन इसमें मिलेगा। अगर गाइडलाइंस भी चेंज जो की होती यहाँ तो पर डोडा में डेफिनेटली लागू हमारे होता है गरीब 5 लोगों को फरवरी मटेरियल का 22 पैसा फरवरी भी को शायद मिलता 2005 है। में। कहते हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर उस टाइम के यूपीए सरकार ने जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को, जो रूरल एरिया के हमारे लोग हैं, उनने मनरेगा से गारंटी दिलाई कि हर एक जॉब कार्ड होल्डर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब अगर गाइडलाइंस में कहीं वेरिएशन आई, जो अभी की सरकार जो है एनडीए की सरकार, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि गाइडलाइंस को ठीक करना। कहां गाइडलाइंस को इन्होंने ठीक करना था, कहां ये नाम चेंज करने के पीछे है। लेकिन ये राम लिखें या कुछ भी लिखें, हम यहां भाईचारे से रहते आ रहे हैं, सदियों से रहते आ रहे हैं। हमने जीना यहां है और हमने मरना यहां है। इसलिए ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कहा आपको, मनरेगा से जब हमारा रशीद काक का घर गिरा, मनरेगा से हमने दीवार दे दी। जब लालचंद के घर के बाहर मतलब दीवार गई उसके घर के बाहर, तो मनरेगा से ही हमने उसके घर के बाहर दीवारें दी। चाहे नेचुरल डिजास्टर हुआ, कोविड हुआ, मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जो हमारे गरीब लोगों को इस चीज से फायदा होता है। जी बताइए। फयाज साहब, मैं ये कह रहा हूं कि मरकज कह रहा है कि हम सिर्फ 60% इसको पेमेंट करेंगे, बाकी 40% जो है वो स्टेट करेगी। लेकिन आपको ही मालूम है कि स्टेट के पास इतना कर्जा है कि भीख मांगने पे तुलिया स्टेट है इस वक्त, वो हालात है। इसका मतलब कि मरकज सरकार भी अब पल्लू झाड़ के अपना पल्लू झाड़ रही है कि हम भी इस बार नहीं उठाएंगे अब इसका। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि 2019 से लेके टिल डेट तक जितना भी स्टेट शेयर है अभी तक नहीं मिला है हमको। अभी भी हमारे जितने भी रूरल एरिया के गरीब लोग जो हैं उनको स्किल्ड का पैसा नहीं मिला है, अभी उनको मटेरियल का पैसा नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि स्टेट जो होती है उसके पास इतने रिसोर्सेस है ही नहीं। अगर ये 60-40 का रेशो ये करते हैं तो नरेगा जो है वो बंद होने के कगार पे है और डेफिनेटली बंद हो जाएगा, क्योंकि इतना पैसा है ही नहीं उनके पास। ये जो 90 और 10 का इन्होंने रखा था, इसमें क्योंकि आप देखिए जितने भी टैक्सेस के पैसे होते हैं वो सारे भारत सरकार के पास है, वो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। स्टेट के पास उतना रेवेन्यू है ही नहीं इनके पास कि ये मनरेगा को चला सकते हैं। आप देखिए ना, 19 से पैसा नहीं दिया, 17-18 की लाइबिलिटी पड़ी हुई है स्किल्ड की, तो कहां से देंगे ये? इसलिए ये जो भारत सरकार है ये हमारे गरीब लोगों के साथ ये धोखा कर रही है, हमारे गरीब लोगों के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। हाँ, मैंने पहले भी कहा आपको कि मटेरियल नहीं मिलता है लोगों को, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकार की है कि उन्होंने गाइडलाइंस ही गलत है। क्योंकि जो मनरेगा की गाइडलाइंस है, जो हमने स्टडी किया है मनरेगा को, गरीब के खिलाफ है गाइडलाइंस। अब जब गरीब के खिलाफ है गाइडलाइंस, फिर जब मुलाजमों के साथ कोई मनरेगा पे कोई उठ के राजनीति करता है या मनरेगा पे उठ के कोई सियासत करता है,
उस चीज से हमारे गरीब लोगों का नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि गाइडलाइंस ही खिलाफ है। अगर गाइडलाइंस में ही ये अमेंडमेंट करते, ऐसी कोई गाइडलाइंस बनाते जिसमें हमारे गरीब लोगों को मटेरियल का पैसा भी मिलता। अब देखिए, हम मतलब जब भी मनरेगा से हम मटेरियल की डिमांड करते हैं, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही रीजन है कि ये गाइडलाइंस जो है ये हमारे गरीब के खिलाफ है, इसलिए हमारे गरीब लोगों को मटेरियल का पैसा नहीं मिला आज तक। जी फयाज साहब, इस वक्त जो हमने सोशल मीडिया पे भी हमने इसको देखा, ये जो कर्जा हमारे मुल्क पे था, जिसकी वजह से इस वक्त हमें सिक्योरिटी में पैसा नहीं आ रहा या मरकज दे नहीं पा रही है, इसकी वजह कुछ हमने सोशल मीडिया के जरिए हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है कि हमारे पास जो है इस वक्त लगभग 2,00,000 करोड़ कर्जा है। ये पहले मुझे लग रहा था पहले करीब ये 50,000 करोड़ था, लेकिन अगर इतना कर्जा हमारे पास इस वक्त हुआ, 2 लाख करोड़ अगर कर्जा हमारे पास हुआ है, पैसा कहाँ गया? स्टेटों के पास भी नहीं है, मरकज भी पल्लू झाड़ रहे कि हमारे पास भी अब इतना कुछ देने के लिए नहीं है। अभी इसी जो आप इसका नरेगा नाम चेंज करने के बाद इन्होंने रखा अपना नाम, ठीक है, नाम से कुछ नहीं है, नाम जो भी रखे, मजदूर को मजदूरी मिल रहा है तो वही बहुत है। लेकिन जितना पैसा अगर कर्जा भी है, कर्जा भी बाहर से आया, पैसा अंदर से गया कहाँ? फिर स्टेटों के पास क्यों नहीं पहुंच रहा है? या ये जो सिकिल्ड बकाया है अब तक स्टेटों को, ये तक अब तक नहीं दिए गए, फिर इसकी क्या वजह होता है? पैसा कहाँ गया फिर? बेसिकली लीडर जो होता है वो अनएक्सपीरियंस होता है, इसका यही मैं कहूंगा। क्योंकि चलाने वाले जो होते हैं ना, वो लीडर होता है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है। कहीं ना कहीं सिस्टम चलाने में एरर है। इनका बजट जो होता है, बजट के मुताबिक ये पैसा नहीं खर्चते हैं। अब आपका बजट 1 लाख करोड़ का है, आमदनी आपकी उससे कम है, तो ऑब्वियसली कर्जे में तो आपने जाना ही जाना है। इसलिए अगर लीडर जो है एक्सपीरियंस वाले सामने आएंगे, जिनको ग्राउंड लेवल का नॉलेज होगा, जिनको हर चीज का एक्सट्रीम तरीके से नॉलेज होगा, तो डेफिनेटली सिस्टम जो है डेवलप हो जाएगा। अब यहां पहले टाइम में यह था कि लीडर वो बनेगा जिसकी उम्र ज्यादा हो, लेकिन फिर ट्रेंड चेंज हो गया कि लीडर वो बनेगा जिसके पास पैसे ज्यादा हो, जो अमीर हो। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है, लीडर वो बनेगा जो काबिल हो, जो ईमानदार हो, जिसको काम करने का नॉलेज हो, जिसको काम करने का एक्सपीरियंस हो और जो प्रैक्टिकल हो। तो जब ऐसे लोग सामने आएंगे तो डेफिनेटली, चाहे मनरेगा का निजाम हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे हॉर्टिकल्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, ये सारा सिस्टम जो है डेवलप हो जाएगा। लेकिन इन सब चीजों में टाइम लगता है। जब अच्छे लोग सामने आएंगे, पढ़े लिखे लोग सामने आएंगे, तो डेफिनेटली सिस्टम ठीक हो जाएगा। मामला साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए मुझे, अगर बैंक से कर्जा उठाया जाता है, इससे तो बिजनेस में लगाया जाता है, लेकिन बिजनेस से पैसा बनता है, डूबता नहीं है। क्योंकि अगर कर्जा कहीं से उठाते हैं, हम उसको आगे कर्जे को वापस भी कर सकते हैं, लेकिन उस कर्जे को हम डबल भी कर सकते हैं कमाई करके। अगर कर्जा भी आया और पैसा हमारे पास मौजूद भी नहीं है, फिर इसकी क्या वजह है? पैसा फिर कहाँ जाता है? एक तो हमने कर्जा लिया है, ऊपर पास हमारे पास वो मौजूद भी नहीं है किसी को देने के लिए। सबसे पहले मैं फयाज साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने टाइम निकाल कर थोड़ा सा इस मुद्दे, जो नरेगा का मुद्दा है, इस पे बात की। तो उसके बाद मैं बात आऊंगा कि जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि क्या रीजन है कि हमारे भारत सरकार को कर्जा है। कर्जा नहीं है, इसमें देश के जो अमीर तरीन लोग हैं। नहीं, मेरा सवाल था, अगर हमने कर्जा उठाया है, उसको बिजनेस में लगाने से डबल होना चाहिए था, लेकिन अभी ना तो हमारे पास डबल है, ना सिंगल है, कर्जा वही है और पैसा भी खत्म है, मतलब पैसा लग नहीं रहा। आप सरकार की कर्जे की बात कर रहे हो ना? जी।
वही मैं बात हूँ, मतलब सरकार को जो कर्जा है, इसके पीछे जो रीजन है, देश के जो अमीर तरीन लोग हैं, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, या कुछ ऐसे देश के अमीर जैसे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, जिन्होंने 10-10 हजार करोड़ लेकर देश छोड़ कर गए, और जिसकी वजह से मुल्क की जो मुल्क को फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना पड़ रहा है। एक तो यही मुझे लगता है मेन कारण। और उसके बाद उतने, फिर भी सेंटर तो आराम से नरेगा स्कीम, सेंटर को चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनकी नीयत में खोट है, तभी इन्होंने नाम भी चेंज किया। चलो नाम से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन इनने 60-40 का रेशो जो किया, इससे मुझे लगता है आने वाले वक्त, मुझे फयाज साहब, मागरे साहब ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि आने वाले वक्त में नरेगा को और मतलब खतरा लाक हो सकता है, और लोगों को कम चांसेस है रोजगार मिलने की, क्योंकि गारंटी अब नहीं रही। अब सेंटर पे लोड कम रहा, स्टेट 40% शेयर दे नहीं पाएगी टाइमली, तो मुझे लगता है नरेगा को खत्म करने की एक ही पॉलिसी बन रही है। और मैं अब इस मुद्दे को अगर ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान में हाईलाइट किया जाए, तो मुझे लगता है फिर सेंटर कुछ न कुछ दोबारा सोच विचार कर सकती है। जैसे कि कृषि कानून, जो पिछले वो फार्मर्स के रिलेटेड जो कानून था, वो जी सरकार ने बाद में वापस किया था, 2 साल पहले की बात है, जब किसानों ने प्रेशर मार्कस पे बनाया था। तो सरकार मजबूरन, चलो नाम से नहीं पड़ता था फर्क, लेकिन जो स्टेटों पे इन्होंने 40% का लोड डाला, बिहार बिहार जैसी स्टेट, उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट, जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट, जिनका रेवेन्यू बहुत कम है, तो ये नरेगा को मुझे लगता है नहीं चला पाएंगे। कुल मिलाकर फाइनली जो 70-80% किसान और मजदूर देश के हैं, उनके लिए रोजगार, उनका रोजगार खतरे में है। उनको अब सड़कों पे निकलना होगा, इस लड़ाई को लड़ना होगा। और फयाज साहब मागरे हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, इनको भी इस मुद्दे को मैं कहता हूँ स्टेट और नेशनल लेवल पे हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये पिछले 12 साल से सोशल एक्टिविस्ट हैं, काम कर रहे हैं, और स्टेट में, पूरी स्टेट में उधर घूम रहे हैं। तो इस मुझे लगता है इन मुद्दों को हाईलाइट करने की जरूरत है, और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। नहीं सर, ठीक है, मतलब मरकज भी इसको कम करे, स्टेट के पास भी नहीं है, लेकिन जो पहले काम लोगों के किया हुआ है या मटेरियल बकाया सब वो भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन आगे जाकर ये, इसका मतलब है अगर मरकज भी नहीं देना चाहता, स्टेट के पास भी नहीं है, इसका मतलब ये नरेगा फिर धीरे धीरे इसको नाम दे देकर ही मतलब डुबा देंगे या खत्म करेंगे इसको धीरे धीरे। मतलब ये सारा कुछ मजदूरों के ऊपर अत्याचार क्यों होता है? मैं कहता हूँ देश के मजदूर जो 70-80% किसान और मजदूर हैं, किसान और मजदूर ही देश को टैक्स देते हैं। देश के रेवेन्यू में सबसे अहम रोल इन्हीं का है, यही टैक्स दे रहे हैं, यही मुल्क की इकोनॉमी को स्टैंड कर रहे हैं। तो इन्हीं पे अगर ये जुल्म होगा, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। और इस मजदूरों और किसानों को खुद, मान लेते नरेगा में, मैं अपनी बात करूंगा, अगर मैं अपने घर में कहीं जमीन लैंड लेवलिंग करता था, उससे प्रोडक्शन होती थी, तो कुल मिलाकर ये मुल्क की इकोनॉमी ग्रो होती है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे, जो भी नरेगाज में लोगों ने काम किए, चाहे लैंड डेवलप की, चाहे कुछ किया, तो वो उससे देश की इकोनॉमी ग्रो हुई ना ऑटोमेटिक। जी तो कुल मिलाकर ये पॉलिसी इंडिया सरकार की कहीं न कहीं एंटी फार्मर और एंटी लेबर्स पॉलिसी है। कहीं न कहीं जो खास करके अपोजिशन जितनी भी है अगेंस्ट इंडिया अलायंस में, या बाकी सोशल एक्टिविस्ट है, जैसे मागरे साहब बहुत एक पिछले 12 सालों से सोसाइटी के बीच में काम कर रहे हैं, तो इन मुद्दों को हाईलाइट करने की जरूरत है। मैं कहता हूँ आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में, और पूरे और हर स्टेट में और नेशनल लेवल पे इस मुद्दे को हाईलाइट किया जाना चाहिए। हाँ साहब, लास्ट सवाल, टाइम कम है सर। नाम भी चेंज हो गए, बिल पास हो गई, अब आगे
ये प्लान आगे चलेगा कि धीरे धीरे ये बंद होने वाला है? अब इसका मकसद है, अगर नाम इसका चेंज हुआ है, ये एक सियासी मसला मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसा अब तक हम लोगों से सुन रहे हैं कि ये सियासत खेलते हैं। पहले कांग्रेस ने आरोप इधर लगाए, उधर आरोप लगाते रहते थे, लेकिन बीच में मजदूर पीसा जाता है या फार्मर जमींदार पीसे जाते हैं इसमें। इससे आगे अब क्या फायदा मिलेगा मजदूरों को अगर इसको नाम चेंज करने से कोई फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? लास्ट सवाल। नाम चेंज करने से कोई फायदा नहीं मिलता है। मैंने आपको जी पहले भी कहा कि इसमें गाइडलाइंस में अमेंडमेंट करनी थी। गाइडलाइंस में अमेंडमेंट करके हमारे गरीब लोगों को मटेरियल का पैसा भी मिलता, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया। उल्टा इस स्कीम को बंद होने के कगार पे लाया हुआ है, जो 40 और 60 का इन्होंने रेशो बनाया। जी तो इससे साफ जाहिर ये होता है कि ये सरकार जो है, ये गरीब लोगों की सरकार नहीं है। ये सरकार जो है, ये अंबानी और अडानी की सरकार है। सिंपल सी बात जो है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि मनरेगा एक ऐसी स्कीम थी जो समाज के नीचे तबके के लोग थे, जो हमारे गरीब लोग थे, वो इस काम को करते थे। मैंने आपको पहले भी कहा कि जब नेचुरल डिजास्टर हुआ, जब कोविड हुआ, तो नेचुरल डिजास्टर में लोगों के घरों के बाद दीवारें गिरी। मनरेगा ही एक ऐसा जरिया था जिससे हमने उनके घरों के बाहर वो दीवारें दी। तो इससे साफ जाहिर ये होता है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ये भारत सरकार जो है, ये मनरेगा को बंद करना चाहती है। सिंपल सी बात जो है, इन्होंने बड़ी इसमें अमेंडमेंट की, ऑनलाइन अमेंडमेंट इन्होंने की। पहले आधार अपडेशन, उसके बाद इसमें अब हाजिरी लगनी ऑनलाइन, और भी बड़ा कुछ इन्होंने कोशिश की इन्होंने बंद करने की, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये बंद नहीं हुई। तो उसके बाद इन्होंने पार्लियामेंट में बिल लाके इन्होंने इसमें 60 और 40 का रेशो किया। और जिस चीज से आने वाले वक्त में 1 साल के बाद, 5-6 महीने के बाद, ये स्कीम जो है ये बंद होने के 100% कगार पे है। क्योंकि स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो इतने 40% पैसा जो है वो जॉब कार्ड होल्डर को पे कर सकते हैं। ये क्योंकि हमारे मुल्क में, भारत में जनाब, पावरफुल सरकार जो होती है, जो इकोनॉमिकली ग्रोथ जो होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होता है। और यहाँ हिंदुस्तान में अब एक डिफरेंट ट्रेडिशन चला हुआ है। वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने एक दिन कहा था कि अगर आपने भारत में इलेक्शन लड़ना है, आप यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन नहीं जीत सकते हो। आप यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन पे इलेक्शन नहीं जीत सकते हो। आपने लोगों के भावनाओं को जगाना है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना है, मुस्लिम को सिख से लड़ाना है, सिख को जैन के साथ लड़ाना है, जैन को बौद्ध के साथ लड़ाना है। तो सरकारें यही करते आ रही है। यहाँ डेवलपमेंट का कोई मुद्दा है ही नहीं। इसीलिए इस मुद्दे पे कोई भी हमारे जो यहाँ, मतलब मैं दोनों कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, मैं एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर दोनों कम्युनिटी मिलके इस सिस्टम के खिलाफ लड़ते तो डेफिनेटली कभी भी भारत सरकार इस स्कीम को बंद नहीं करती। लेकिन यहाँ एक डिफरेंट सिस्टम है अब, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाता है। यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम से अब इलेक्शन को जीता जाता है। इसलिए जो भी ये करेंगे, इनको फिर भी लोगों ने वोट देने हैं और इनको जिताना है लोगों ने। इसलिए वो आप देख रहे हो, वोट चोरी से भी ये जीत रहे हैं और भी बड़ा सिस्टम ये करते हैं। तो इसलिए हमारा काम है, मैं एक सोशल वर्कर हूं, मेरा काम है सिस्टम को हाईलाइट करना। तो डेफिनेटली इसमें हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दे देंगे इंशाअल्लाह रहमान। यहाँ हमारे साथी हैं अब्दुल्ला साहब, बहुत अच्छा काम करते हैं अपनी पंचायत में, बड़ी एक्टिवली ये काम करते हैं। मतलब जितने जो भी हमारे भरत बी के लोग जो हैं, मतलब जो भी मेरे पास भरत बी के लोग आते हैं, इनका एक पॉजिटिव मतलब पब्लिक का रेस्पॉन्स है कि अब्दुल्ला साहब जो है ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली इसमें हम डोडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देंगे। तो आप देखेंगे सिस्टम क्या चलेगा इस पे। तो डेफिनेटली जम्मू से भी दे देंगे। तो जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह रहमान डेफिनेटली हम दिल्ली में भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे। अब क्या सिस्टम रहेगा गवर्नमेंट, क्योंकि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो तो बोल रही है कि नहीं कुछ नहीं है, सब ठीक है।
तो सब ठीक है, तो पता चल जाएगा अब कितना ठीक है। आज ही में सुन रहा है जो एग्रीकल्चर मंत्री हैं, वो बयान दे रहे थे कि नहीं सब चंगा है जी, कुछ नहीं होगा जी, सबको 120 दिन मिलेंगे। तो अब आगे आने वाले टाइम में हमें पता चल जाएगा कि किस किस क्या रवैया रहता है सरकार का, क्या जो इन्होंने गाइडलाइंस में बोला है वैसा होगा कि या जो ये भाषण दे रहे हैं वो होगा। अब ये हमको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि मनरेगा का क्या सिस्टम रहता है, क्या हमारे गरीब लोगों को ये जो एक 125 डेज की गारंटी दे रहे हैं कि 125 दिन हर जॉब कार्ड होल्डर को मिलेंगे, तो अगर मिलेंगे तो ठीक है, अगर नहीं मिलेंगे तो हम हाईलाइट ही इशू को कर सकते हैं। डेफिनेटली हम इसमें जम्मू से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, हम इसमें दिल्ली से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंचे कि मनरेगा ही एक ऐसा जरिया था जिससे हमारे गरीब लोग कहीं अपने पेट को पालते थे। क्योंकि आप देखिए अभी के टाइम में देखिए आप क्या हमारे लोग कर रहे हैं, मनरेगा कर रहे हैं, लद्दाख से वापस आए, हिमाचल से वापस आए, क्या हमारे गरीब कर रहे हैं, मनरेगा ही कर रहे हैं। लेकिन वहां पे भी हमारे गरीब लोगों को मटेरियल नहीं मिलता है। वो क्यों नहीं मिलता है? वो इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस जो है वो हमारे गरीब के खिलाफ है। इसलिए नाम चेंज जो आपने किया, इसके बरकस में अगर आपने इसमें कोई अमेंडमेंट की होती है ऐसी जो जिस अमेंडमेंट से हमारे गरीब लोगों को मटेरियल और स्किल्ड का पैसा भी मिलता, तो डेफिनेटली हम इस डिबेट में आज भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इनके सारे लीडरों की तारीफ करते कि इन्होंने हमारे गरीब लोगों के साथ इंसाफ किया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज मैं यहाँ पर जुड़ने के लिए आपका। फायर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वापस स्टूडियो लेकर जनाब के। जनाब जी जनाब आज मैं रिक्वेस्ट जी, यहाँ पर दोनों मेहमान चले गए हैं। शायद मोहम्मद साहब ने जो सवाल किया मागरेट साहब ने सुना नहीं वहां पर। यहाँ पे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, मागरेट साहब, आपका भी, तारिक हुसैन जनाब आपका शुक्रिया है, यासर वानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे जुड़ने के लिए। तो और यहाँ पर यासर वानी, गुलाम मोहम्मद लावाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे जुड़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पर और भी मजीद हमारे जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी यहाँ पे जुड़े हैं, जिन्होंने सलाम लिखे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद साहब मास्टर जी नजवा से हैं, वज़ीर सरपंच है भरत के, इरफान मलिक इज बाकी ये भी यहाँ पर है। तो आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे जुड़ने के लिए। जो यहाँ पे बिल नया लाया था मनरेगा नरेगा के मुताबिक इसका नाम चेंज किया, उसका बिल पास किया है, उसके मुताबिक यहाँ डिबेट थी कि नाम जो भी रखें मजदूरों को मजदूरी मिले और दिन भर दिन उनका रोजगार मिले, वही बहुत बड़ा है। नाम कुछ भी रखें, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मजदूरी न मिले मजदूरों को तो उससे बहुत फर्क पड़ती है, या रोजगार न मिले पढ़े लिखे जवानों को, अनपढ़ों को, या जमींदारों को, या मजदूरों का कुछ भी ना मिले तो उससे बहुत फर्क पड़ती है। नाम जो भी रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर जुड़ने के लिए।